पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हुआ फिर रहा है? जंग लगी हुई है, वॉर हो रही है ईरान और इसराइल के बीच और अमेरिका के बीच। पाकिस्तानी जो लोग हैं, आपको पता है ईरान में सबसे ज्यादा लोग मारे गए, और उसके बाद जो पहली पहली खबरें थी उसके साथ जो दूसरा कंट्री आ रहा था जिसमें कोई 30-40 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसके बाद 70 की खबर आई, वो पाकिस्तान था, जबकि पाकिस्तान इस वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो आपका क्या ख्याल है कि ये क्यों इतने बावले हुए फिरते हैं? हम के कहीं पर कुछ आग लग जाए तो हम कहते हैं ये हमारा है, हमने ठेका ले लिया, उसका भी, बुझाने का भी और लगाने का भी। आलिया शाह, आपकी बात का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लफ्ज में जवाब है, रिलीजन। आलिया शाह, मुसलमानों ने, जो पाकिस्तान के मुसलमानों ने कराची काउंसलेट में तोड़फोड़ की है, उसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद वजह यह है कि जो पाकिस्तान के शिया मुसलमान हैं वो ईरान के साथ एक रिलीजियस एफिलिएशन रखते हैं। जब आपको याद होगा कि पिछले साल पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई थी, तो मुझे नहीं पता कि ईरान के अंदर किसी भी शिया आलिम ने उस तरह से पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया था। और सऊदी अरब जो है उसके अहदाफ को निशाना बनाया गया, लेकिन सऊदी अवाम ने कभी अमेरिका की एम्बेसी या काउंसलेट को नहीं जलाया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर दुबई एयरपोर्ट को, फुजैरा के अंदर तेल के डिपुओं को निशाना बनाया गया, लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अवाम ने कभी भी अमेरिकन मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तानी वो बदकिस्मत कौम है। जब 1979 में ईरान का इनकलाब आया था, तो आपको याद होगा कि अमेरिकन एम्बेसी जो है वो जला दी गई थी। और इस सारे वाकये का नुकसान किसको हुआ है? इस सारे वाकये का नुकसान उन लोगों को हुआ है जिनकी B1 B2 वीजे की अपॉइंटमेंट्स बुक थी, जिनकी F1 वीजे की अपॉइंटमेंट बुक्स थी। आजकल इमिग्रेंट वीजा जो है उनके इंटरव्यूज तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन उस वजह से, उस रिलीजियस जनून की वजह से बकिया पाकिस्तान, और आप इनकी मुनाफिकत चेक करें। जितने लोग कराची में अमेरिकन काउंसलेट को जलाने में मुलव्विस हैं, आप उन सब की एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है? उनके ऊपर मरीन्स ने फायरिंग की, उनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने, किसने भी फायरिंग की, आप उन सब लोगों की एक लिस्ट बना लीजिए और उनको दावत दीजिए कि जनाब, हम आपके पासपोर्ट पर अमेरिका का वीजा स्टैंप कर रहे हैं। उनमें से एक भी बंदा उस वीजे को डिनाई नहीं करेगा, रिफ्यूज नहीं करेगा। पाकिस्तानी मुसलमान अमेरिका से नफरत तब तक करता है जब तक उसका वीजा नहीं लग जाता। आलिया, रूट कॉज है ना, वो बताइए कि ये, और मुनाफकत है, डबल स्टैंडर्ड्स ये हैं। क्योंकि देखिए, जैसा मैंने कहा, आपने ये बात की कि बड़ी तादाद में शियाज रहते हैं, ठीक है। देखिए, एक फेथ होने के नाते कि भाई चलें ठीक है, आपको जो है, वैसे तो देखिए आपके जो 40 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो सऊदी अरेबिया यूएई में काम कर रहे हैं, आपको मजदूरी तो वो दे रहे हैं, आपको नौकरियां वो दे रहे हैं, जॉब्स वो दे रहे हैं। इस तरह की समझबूझ पैदा ही नहीं की गई वहां की आवाम में और जनरेशन्स में कि आपका मफाद किसके साथ है और किसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। आपको आईएमएफ पैसे दे रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप उन चंद शियों को निकाल भी दें, इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है ना, उसमें सिर्फ फेथ की वजह से नहीं हो रहा अवैस, अगर आप नोटिस करें, इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि जितने भी आपको सोशल मीडिया पे लोग मिलेंगे पाकिस्तानी, वो शिया हैं या नहीं है, वो सबके सब ईरान के साथ खड़े हैं। तो ये सिर्फ एक, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक फेथ का मामला है ये। नहीं नहीं आलिया, मैं, आप बिल्कुल ठीक है कह रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं वो सच के साथ नहीं खड़े होते हैं। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो हैं वो पैसे के साथ खड़े होते हैं। आप यकीन मानिए कि उनमें से बहुत सारे यूट्यूबर्स को आप भी जाती तौर पर जानती होंगी, मैं भी जाती तौर पर जानता हूं। वो मेरे साथ बैठकर एब्सोल्यूट वोडका पी चुके हैं, वो मेरे साथ बैठकर सिंगल माल्ट स्कॉच विस्की पी चुके हैं। और जब वो अपना यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, तो यकीन माने कि मैं अंदर से ना हंसने लग जाता हूं। वो सिर्फ और सिर्फ ये सारी बातें पब्लिक कंजम्पशन के लिए करते हैं। वो लोगों को वो नहीं बताते जो बताना चाहिए, वो लोगों को वो बताते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनके यूट्यूब चैनल की रेटिंग नहीं आएगी। यही मजबूरी है अजहर अब्बास की क़यादत में चलने वाले जियो न्यूज की भी। अजहर साहब कितने प्रोग्रेसिव आदमी है जाती जिंदगी में, ठीक है ना, आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। लेकिन जो जियो न्यूज की जो वो थंबनेल देखकर लगता है कि ईरान की जंग जीतने में 2-4 घंटे ही बाकी हैं, ठीक है। तो मुझे 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 समझ नहीं आती कि ये लोग इतने नमक हराम क्यों हैं। इनके इनके हर न्यूज मीडिया हाउस के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने जर्नलिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम पर, IVLP प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका की सैरें की
हुई हैं, अमेरिका के अंदर बाकायदा स्कॉलरशिप्स ली हुई हैं, हम फ्री स्कॉलरशिप के तहत पढ़ चुके हैं। उसके बावजूद वापस जाकर जब ये अमेरिका, मुझे कोई और मेरी कोई अमेरिका से ऐसी अटैचमेंट नहीं है कि आप ये कहें कि जनाब आप चूंकि अमेरिका में रहते हैं इसलिए आप अमेरिका की साइड दे रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया? अमेरिका ने अजरबैजान पर हमला क्यों नहीं किया? इस्लामी मुल्क है ना, अगर इस्लाम से ही दुश्मनी है, अमेरिका ने मलेशिया के ऊपर क्यों नहीं हमला किया? अमेरिका ने कतर पर क्यों नहीं हमला? कतर में तो अमेरिका की बेसिस है, सऊदी अरब में तो अमेरिका की बेसिस है। प्रॉब्लम यह है कि ईरान का जो मुल्ला है, ईरान की जो रिलीजियस रजीम है, वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती है। लबनान के अंदर ईरान की जो रजीम है वो हमास को सपोर्ट करती है, और ये वो जो दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो डायरेक्टली इसराइली अहदाफ को निशाना बनाती हैं। ठीक है, मैं आपके सामने सिंपल प्लेन ब्लंट फैक्ट्स रख रहा हूं कि इसराइल की फौज में 20,000 मुसलमान फौजी काम करते हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन ईरान की फौज में एक यहूदी भी काम नहीं करता है। ठीक है ना, जिस चीज को ईरान ने एक रिलीजियस वॉरफेयर की हैसियत दे रखी है, तो इसराइली फौज के अंदर काम करने वाले 20,000 मुसलमान जो हैं वो कुरान मजीद की तलावत करने के बाद ईरानी अहदाफ को निशाना बनाते हैं। तो शहीद कौन है और मशहूद कौन है, ये आप बहुत अच्छी तरह से इसका फैसला कर सकते। तो ईरान के बारे में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि होर चूको। ठीक है ना, पाकिस्तान का जो है इस वक्त ईरान के साथ भी ताजियत कर रहा है आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को वो नोबेल प्राइज के लिए भी नामजद कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान को वो बख्शू बना हुआ है कि जहां से 4 पैसे मिल जाए इनको, ये लोग करने को तैयार हैं। तो अलियशा, ये जो मुनाफकत है ना, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पिन पॉइंट किया है और एक्सपोज किया, जिसके लिए मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं खराज तहसीन आपको अक्सर औकात आपकी पोस्टें देखकर पेश करती रहती हूँ। अभी ये जो आपने बात की ना, आप देखिए जैसे आपने कहा कि बीच में थोड़ा सा ना वो पिस पुस भी जाते हैं, और साथ में वो जो वॉर होती है, वो जब कहीं पे भी किसी भी रीजन में वॉर होती है, वो एक के लिए तो तबाही होती है, लेकिन हमने देखा कि किसी दूसरे के लिए वो बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अब देखिए ये बड़ी सामने की बात है, ये हमारे अपने ऊपर गुजरा है। जो अफगान वॉर थी, ठीक है, उसमें रूस, यूएसएसआर और अफगानिस्तान तबाह बर्बाद हो गया। पाकिस्तान भी तबाह हुआ, लेकिन बहुत बाद में पता चला हमें, और हमने बहुत बाद में तस्लीम भी किया। वैसे तो हम तस्लीम ही नहीं करते। अफगान वॉर का सबसे बड़ा फायदा ये था कि उसमें जनरल अख्तर अब्दुल-रहमान के बेटे पेप्सी पाकिस्तान के मालिक बन गए थे। एग्जैक्टली, मैं वही कह रही ना, बोरियां भर भर के पैसे गए। तो वही तो बोल रही हूँ कि इस तरह की कोई भी वॉर होती है, तो जो कंट्री अपने पांव पर ना खड़ा हो इकोनॉमी में, उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अभी हमने देखा कि जैसे सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि आपका हमारे साथ एग्रीमेंट है। हाँ, वो जो एक हुआ है हिफाजत का, उन्होंने कहा जी ठीक है, डिफेंस एग्रीमेंट है, आप हमारे साथ जो है हमारी हिफाजत करें। हम पाकिस्तान ने कहा 100 बिस्मिल्लाह। साथ में उन्होंने उनको 8 दरखास्तें भी दी हैं कि जी हमें ये चाहिए, 5 अरब डॉलर इसके लिए चाहिए, 5 बिलियन डॉलर जो है हमें इसकी, यानी जो पहले वो 10 साल में देते थे, अब वो कह रहे हैं कि हमें अभी दो 10 साल के लिए। तो ये ठीक है, इससे इकोनॉमी आपकी ठीक होगी, लेकिन बात ये कि वही जंगी इकोनॉमी बनी ना, कि कहीं पर जंग लगी तो हमें जो है वो फायदा हो गया, लेकिन हमने आईएमएफ से नहीं निकलना, हमने इकोनॉमी को ठीक नहीं करना, जंगी इकोनॉमी रहना है। ठीक है, पाकिस्तान में आज आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तकरीर भी सुनी होगी कि जी मैंने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ से वो जो तेल है उस तरह से नहीं पहुंच पा रहा है, और अभी मजीद कीमतें भी बढ़ेंगी। आलिया, जो एक स्टेट्समैन होता है ना, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ कोई वजीर आजम थोड़ी है, वो तो रबड़ स्टैंप है। पाकिस्तान में तो आसिम मुनीर साहब पॉलिटिक्स करते हैं ना, जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, रहमतुल्लिल आलमीन से कुछ थोड़े से नीचे दर्जे के ऊपर फायज हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान चला रहे हैं, वो आपके सामने है, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठींगा बाजे। अमेरिका जो इंडिया है, जो कि पाकिस्तान से एक बड़ा मुल्क है, वहां पर ऑयल प्राइसेस के अंदर कोई हाइक नहीं आया है, वहां पर ऑयल प्राइसेस स्टेबल हैं, क्योंकि इंडिया को सियासतदान चला रहे हैं, इंडिया को फौज नहीं चला रही है। पाकिस्तान को फौज चला रही है, रूस से तेल खरीद कर इंडिया के अंदर ऑयल प्राइसेस को स्टेबल रखा है। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। और पाकिस्तान के अंदर जो पिछली कीमत पर तेल खरीदा गया था, उसको ये जो भी 55 रुपए महंगा कर रहे हैं और मजीद महंगा कर रहे हैं, उससे जो एक आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ेगा। और लोग इस वक्त पैनिक की सिचुएशन में हैं। आपके वर्किंग आवर्स कम कर दिए गए हैं, आपका ऑनलाइन काम कर दिया गया है, उससे ना लोगों के अंदर पैनिक हो गया कि हम जो ये महंगाई सह रहे हैं, वाकई ये कुछ सही सह रहे हैं, हम इस वक्त एक पैनिक सिचुएशन में हैं। और वो इसी पैनिक के ऊपर थराइव करती है। वो पाकिस्तान को कभी भी एक नॉर्मल
फंक्शनल डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं देख सकती है, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान एक नॉर्मल फंक्शनल डेमोक्रेटिक स्टेट बन गया और पाकिस्तान ने सिक्योरिटी स्टेट से अपना शिफ्ट लिया, तो उस दिन से पाकिस्तान के अंदर बदमाशी जो है वो खत्म हो जाएगी। आप ये देखिए कि इन्होंने 2 साल पहले ईरान के ऊपर भी ये मिसाइल बरसा चुके हैं। फौजी ऑपरेशन अरबी नाम से अखज किया जाता है, जैसे अल्लाह ताला इनको जिब्रील के जरिए वो नाम बताते हैं। उसके बाद इंडिया से तो इनकी झड़पें चलती रहती हैं, सिवाय चीन के और बुहिरा अरब को छोड़कर ये 2 हमसाए हैं जिनके साथ अभी तक पाकिस्तान की लड़ाई नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि अगली जो जंग है वो ये लोग मंगोलिया के साथ भी करेंगे। आपने ठीक कहा, ये वॉर इकोनॉमी है, ये वॉर इकोनॉमी है, और पाकिस्तान के अंदर किसी भी जंगी जो रीजनल सिचुएशन है उसका फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान आर्मी हमेशा तैयार रहती है। जब कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, आप बलोच लिबरेशन आर्मी आपके काबू में नहीं आ रही है, आपके काबू में टीटीपी नहीं आ रही है, आपके काबू में दीगर अनासर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपने किराए के फौजी जो हैं कतर के फुटबॉल स्टेडियम्स के बाहर पहरा देने के लिए भेज दिए थे। ठीक है। अच्छा, वैसे आपकी नज़र में आप बताएंगे, जो अब सिचुएशन एक क्राइसिस बन चुका है दुनिया में, वैसे तो मैं अभी देख रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो उन्होंने कहा है कि जंग जो है वो खात्मे के करीब है, तो इसकी वजह से कह रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस फौरी तौर पर कुछ नीचे आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर बनेगी, तीसरी आलमी जंग ये बन जाएगी, मेरा ये ख्याल नहीं है, लेकिन आप बताइए कि आपके ख्याल में क्या किस तरफ जा रहा है, कुछ तो आप सोचते होंगे ना। मैं नहीं समझता हूं कि ये तनाज़ा जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने बहुत कैलकुलेटेड एयर स्ट्राइक्स की हैं। उन्होंने इससे पहले ईरान के जो न्यूक्लियर एसिड्स हैं वो तबाह किए, अभी उन्होंने ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो मार दिया, ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो मार दी। वो चाहे तो मुज्तबा खामनाई को भी 10 मिनट में भड़का सकते हैं, नहीं, वो कह रहे हैं, अब ऐसे जो खबरें अभी आ रही है ना, कह रहे हैं अभी वो उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो ईरान की जो मिलिट्री रजीम, जो मुल्ला मिलिट्री रजीम है, उसको इतना वीकन कर दें कि वो इंटरनल प्रेशर से ही कोलैप्स कर जाए। सीआईए ने कुर्दों को जो असलहा देकर ईरान के अंदर दाखिल किया है, वो कई लवासे तो दाखिल नहीं किया है ना, उससे उन्होंने एक काम लेना है, तो वो बाकायदा उनसे कुर्दिस्तान का वादा करके उस रीजन में जो कि इराक को कवर करता है, जो कि ईरान को कवर करता है, जो तुर्की को कवर करता है, उनका एक बहुत पुराना मुतालबा है कुर्दों का कि जनाब हमें कुर्दिस्तान बना के दिया जाए। तो इस वक्त जो बहुत सारी फोर्सेस जो हैं ईरान के अंदर काम कर रही हैं, और जो रशिया है वो इंटेल दे रहा है ईरान को। चीन जो है वो इस वक्त अपने आप को एक डिस्टेंट पोजीशन पर पाता है, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा इकोनॉमिक मफाद ईरान के साथ वाबस्ता नहीं है। चीन का इकोनॉमिक मफाद जो है अमेरिका के साथ वाबस्ता है, और चीन डायरेक्टली अमेरिका की दुश्मनी नाराजी नहीं मोल ले सकता है, इसलिए वो फासले से हालात को ऑब्जर्व कर रहा है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा तनाव चल रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव, मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में पूरा माहौल युद्ध जैसा बन चुका है। लेकिन इस पूरे खेल में एक देश ऐसा है जो सीधे युद्ध में नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा बेचैन दिखाई दे रहा है, और वो देश है पाकिस्तान। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जो कि युद्ध ईरान और इजराइल के बीच है, लेकिन सबसे ज्यादा शोर पाकिस्तान में सुनाई दे रहा है। असल में पाकिस्तान की परेशानी की 3 बड़ी वजह है। पहली वजह धार्मिक और राजनीतिक दबाव। पाकिस्तान में बड़ी शिया आबादी ईरान के समर्थन में सड़क पर उतर आई है। कई शहरों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। मतलब सरकार कुछ बोले तो भी समस्या, और चुप रहे तो भी समस्या। दूसरी वजह सऊदी अरब और अमेरिका का दबाव। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर सऊदी पर हमला होता है तो पाकिस्तान को भी खड़ा होना पड़ सकता है। अब सोचिए, एक तरफ ईरान से रिश्ते, दूसरी तरफ सऊदी और अमेरिका का दबाव, यानी पाकिस्तान पूरी तरह जियोपॉलिटिकल फसाव में है। तीसरी वजह आर्थिक संकट। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ते ही पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम लगभग 20% तक बढ़ गए, और सरकार को ईंधन बचाने के लिए 4 दिन का वर्क वीक तक लागू करना पड़ा। मतलब युद्ध कहीं और हो रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान की जेब पर पड़ रहा है। इसीलिए आज पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है, न खुलकर ईरान के साथ जा सकता है, न अमेरिका और सऊदी के खिलाफ जा सकता है। और यही वजह है कि आज की जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान सबसे ज्यादा कंफ्यूज देश बन गया है। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या पाकिस्तान इस युद्ध में तटस्थ रह पाएगा, या फिर हालात उसे किसी एक पक्ष में खड़ा होने पर मजबूर कर देंगे? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए।